नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज मैं चला रहा हूँ एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए, उसका जो सेट नंबर 7 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक मैंने 6 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। सभी वीडियोज़ जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पिछले वाले जो इतने भी मैंने प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड किए हुए हैं उनको एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मायोपिया में क्या होता है। मायोपिया में क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मायोपिया में क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, मायोपिया को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड आपका होता है मायोपिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आसानी से आप इसका आंसर दे लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें दूर की वस्तु जो है हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एंगस्ट्रॉम जो होता है, यहाँ पे और नहीं ई होगा, इस प्रकार से लिखा था एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है यह क्या मापता है, तो वेवलेंथ का मात्रक होता है आपका एंगस्ट्रॉम, यानी कि तरंग दैर्ध्य का। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। आप याद देखिएगा, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है, तो वेवलेंथ का मात्रक आपका होता है एंगस्ट्रॉम। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना। इसमें से 4 पदार्थ आपके सामने दिए गए हैं, हीरा, बालू, कांच, पानी। इसमें से कौन सिर्फ एक तत्व से बना हुआ है, तो आप याद रखिएगा, इसमें से जो हीरा है केवल एक तत्व से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हीरा जो है कार्बन का क्या होता है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। किसी कंप्यूटर में इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से विंडो है, यूनिक्स है, एमएस डॉस है, लेकिन पेंटियम जो है नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पेंटियम जो है और नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और एक तरफ आपको परियोजनाएं दी गई हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड जो है मतलब लोकेशन दिया गया है, राज्य दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका होने वाला देख लेते हैं। सबसे पहले ये हीराकुंड बांध आपको उड़ीसा पर मिलेगा, बिल्कुल सही है। जल धाका बांध आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर, ये उत्तराखंड में है। ब्यास परियोजना आपको मिलेगी पंजाब में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला जो दिया गया था यहाँ पे, टिहरी बांध यह उत्तर प्रदेश में न होकर कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में यह नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम के पास यह बनाया गया है टिहरी बांध। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अच्छा, जो हीराकुंड आपकी परियोजना है, हीराकुंड, यह किस नदी पर है, आप याद रखिएगा, हीराकुंड परियोजना आपको मिलेगी महानदी पर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, महानदी पर जो है हीराकुंड परियोजना देखने को मिलेगी आपको। कहाँ पर, तो उड़ीसा प्रदेश में। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है किसके शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताने की आप कोशिश करिए।
तो शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में जो है उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। शाहजहां का जो बेटा था दारा सिकोह, इसी के द्वारा सर्र ए अकबरी से नाम से करवाया गया था यह अनुवाद। आप याद देखिएगा, शाहजहां का जो बेटा था दारा सिकोह, इसी के द्वारा सर्र, आप याद देखिएगा, सर्र ए अकबरी, इसी सर ए अकबर के नाम से जो है यह अनुवाद कराया गया था उपनिषदों का फारसी में। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। तो शासनकाल किसका था? शाहजहां का था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। आपको बताना है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, परमाणु भार से ज़्यादा, परमाणु संख्या से कम या उपर्युक्त सभी। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। वह हार्मोन कौन सा है जो बौने पौधों के विकास में सहायक होता है? बौने पौधे जो होते हैं उनके विकास में सहायता कौन सा हार्मोन प्रदान करता है? तो जिबरेलिन, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जिबरेलिन हार्मोन है यह बौने पौधों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे जो दिया गया है 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान है? ये सभी जो आर्टिकल आपके सामने देख रहे हैं आप, ये सभी आर्टिकल आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों के, यानी कि डीपीएसपी की ये चारों आर्टिकल आपके सामने दिख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। आप याद देखिएगा, आर्टिकल जो 51 है यह किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 51 का संबंध हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है। इसके अलावा आर्टिकल 49 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल जो 49 है, अनुच्छेद जो आपका 49 है, यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने से रिलेटेड है। यानी कि जो आर्टिकल जो अनुच्छेद आपका 49 है, यह किसकी बात करता है? कि भारत के प्रत्येक नागरिक से यह उम्मीद की जाती है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 46 का संबंध किससे है? यह भी आपका डीपीएसपी का ही आर्टिकल है। तो आर्टिकल जो 46 है यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है, आर्टिकल 46। इसके अलावा आर्टिकल 45 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल जो 45 है, अनुच्छेद जो 45 है, यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान करता है, आर्टिकल 45। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा आर्टिकल 45 जो है यह डीपीएसपी में कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यह जोड़ा गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? तो माउंट विसुवियस जो कि इटली का ज्वालामुखी है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, विसुवियस जो कि इटली में मिलेगा यह ज्वालामुखी, यह एक एक्टिव वोल्केनो नहीं है, यह एक एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। बाकी ये तीनों, माउंट एटना जो इटली में है, माउंट एरेबुस जो कि अंटार्कटिका में है, मेयॉन जो कि फिलीपींस में, यह सभी आपके एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं। लेकिन विसुवियस जो है इटली वाला, यह एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण निम्नलिखित में से किसे दक्षिण की गंगा के नाम से हम जानते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है आपसे पूछा जा रहा है? नर्मदा नदी को, गोदावरी नदी को, या ताप्ती नदी को, या इनमें से कोई नहीं? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो दक्षिण की गंगा हम किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा हम बोलते हैं गोदावरी नदी को। आप याद देखिएगा, गोदावरी रिवर को, गोदावरी नदी को हम
दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तथा इसका उद्गम कहाँ से होता है गोदावरी रिवर का? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। नासिक जिले में आपको मिलेगा त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान, यहीं से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित है, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार का आर्टिकल जो आपके सामने लिखा गया है कौन सा सुमेलित है। फटाक से इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। सभी चारों आर्टिकल आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। उपाधियों के अंत की बात कौन सा आर्टिकल करता है? उपाधियों के अंत की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल आपका 17 करता है। क्या यह सही है? जी नहीं, यह सही नहीं है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 17 जो है आपके अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, न कि उपाधियों के अंत की। तो उपाधियों के अंत का जिक्र किसमें है? आर्टिकल 18 में है। तो पहला वाला आपका सही नहीं दिया गया था। इसके बाद अस्पृश्यता के अंत की बात कौन सा आर्टिकल करता है? यहाँ पे 18 दिया गया, ये भी गलत है आपका है। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, आर्टिकल 17 करता है। इसके बाद आपका विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, इसकी बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 14 करता है। तो यहाँ पे 19 दिया गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे विधि के समक्ष समता की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल आपका 14 करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा आर्टिकल जो 19 यहाँ पे दिया गया था किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह किस आर्टिकल से रिलेटेड? आर्टिकल 20। आर्टिकल जो 20 है, अनुच्छेद जो 20 है, यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी वाला आपके सुमेलित था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इसमें से कौन सा संस्थान मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सा संस्थान करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन या यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, इसी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है और सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएनडीपी के द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही है। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति की रचना किसके द्वारा की गई है? उर्वशी के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन है उर्वशी के रचनाकार। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? आप याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है उर्वशी की रचना की गई है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गदर पत्रिका का पहला अंक कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्रिका आप याद रखिएगा, गदर मूवमेंट के अंतर्गत यह पत्रिका आपकी प्रकाशित की गई थी। तो आपको बताना है कि इसका जो पहला संस्करण था किस भाषा में प्रकाशित किया गया था गदर पत्रिका का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो उर्दू में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह उर्दू में प्रकाशित किया गया था। गदर पत्रिका आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका पहला अंक आपका उर्दू में था, लेकिन बाद में आगे चलकर यह गुरुमुखी में छपने लगा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं गदर आंदोलन को शुरू किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो गदर मूवमेंट जो था, गदर आंदोलन जो था, यह 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? तो सैन फ्रांसिस्को से। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, यहीं से आपका गदर मूवमेंट, गदर आंदोलन स्टार्ट होता है। तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ का शहर है? अमेरिका का शहर है। यहीं पे गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी 1 नवंबर 1913 को। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पे इस प्रश्न को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न हो गया। चलिए देख लेते हैं फिर भी यहाँ पे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 57.2% थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की यानी कि भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। टोटल भी आप बताइएगा, कुल साक्षरता दर इंडिया की कितनी थी, कुल साक्षरता दर में से पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? यानी कि गांधी जी का जो सत्याग्रह का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अंतर्गत इसमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं की जाती थी? तो सत्यता आता था, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना यह इसके अंतर्गत आता था, परहेज जो है नहीं आता था, अहिंसा इसके अंतर्गत आता था। तो परहेज जो है सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा, परहेज का इस्तेमाल जो है गांधी जी के द्वारा नहीं किया जाता था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण मूवमेंट का, चंपारण सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड यह मूवमेंट आपका है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह चलाया गया था। तीन कठिया प्रथा को लेकर, तीन कठिया प्रथा का रिलेशन किससे है? तो नील कृषि से है। नील की कृषि के लिए किसानों को बिहार में प्रताड़ित किया जाता था। इसी को ख़त्म करने के लिए ही यह चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था और महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में 1917 में। इसको हम तीन कठिया प्रथा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यापकत का सिद्धांत। किसको हम बोलते हैं? व्यापगत का सिद्धांत, या इसको आप हड़प की नीति भी बोल लीजिए, एक ही सब है। तो इस सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इस सिद्धांत का संबंध हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डलहौजी से रिलेटेड है व्यापगत का सिद्धांत। इसी व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत ही डलहौजी ने बहुत सारे इंडिया के राज्यों को अपने अंतर मिला लिया था, जैसे अपने अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो कौन कौन से राज्य थे जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा? तो पहला राज्य आपका हो गया सतारा, दूसरा जैतपुर एवं संबलपुर, तीसरा बघाट, चौथा उदयपुर, पांचवा झांसी और छठा नागपुर। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, डलहौजी के शासनकाल में ही क्या हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, भारत में पहली बार जो रेल थी डलहौजी के शासनकाल में ही चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसके अलावा कलकत्ता एवं आगरा के बीच जो तार सेवा थी ना, उसकी भी शुरुआत 1853 में डलहौजी के शासनकाल में ही की गई थी। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? इसमें से अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा टार्टरिक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टार्टरिक एसिड जो होता है, टार्टरिक अम्ल जो होता है यह अंगूर में पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे पूरी चीज़ लिखी गई है। किस प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। यहाँ से कम एक प्रश्न तो कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, फीफा का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है। फीफा जो है फुटबॉल की सबसे सर्वोच्च संस्था होती है फीफा। तो फीफा का मुख्यालय यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, कहाँ पर है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आपको मिलेगा फीफा का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बता सकते हैं कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है
यह कहाँ पर खेला जाने वाला है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट जो है किसका मात्रक है? विभवांतर का। किसका? तो वोल्ट जो है आपका विभवांतर का मात्रक है। आप ऐसे याद रखिएगा, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण जीवन चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है? तो अपना संपूर्ण जीवन चक्र कौन सी नदी राजस्थान में ही पूरा करती है? तो बनास रिवर। आप याद देखिएगा, जो बनास नदी है, जो बनास रिवर है, ये अपना संपूर्ण जीवन चक्र जो है राजस्थान में ही पूरा कर लेती है, राजस्थान के बाहर ये नहीं जाती है। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, बनास रिवर। अगला प्रश्न है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? यहाँ पे तीन आपके ऑप्शन दिए गए हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, सभी राज्यों की आधी सहमति से, विशेष बहुमत से। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो संसद जो है संविधान में संशोधन किस प्रकार से कर सकती है? तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, सभी राज्यों की आधी सहमति से, विशेष बहुमत से। तो इन तीनों माध्यम से जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन मफलर निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन मफलर आपका रिलेटेड है ध्वनि प्रदूषण से। आप इसे याद देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो है यह एक कॉन्सेप्ट चलाया गया था, परियोजना चलाई गई थी ग्रीन मफलर की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की। किसकी? तो नेल्सन मंडेला की यह आत्मकथा है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तथा नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिला है। किस वर्ष में मिला है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था 1990 में। आप याद देखिएगा, 1990 में दो लोगों को दिया गया था, एक आपके बी.आर. अम्बेडकर थे और एक आपके नेल्सन मंडेला थे। इन दोनों लोगों को जो है 1990 में दिया गया था आपका भारत रत्न पुरस्कार। तथा भीमराव अम्बेडकर को इसमें मरणोपरांत दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था 1990 में, यह मरणोपरांत दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही जगह। 2 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी की जयंती होती है, जन्म दिवस होता है, जन्म तिथि होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है? किस तिथि को पृथ्वी दिवस का अर्थ डे का आयोजन किया जाता है? तो पृथ्वी दिवस का जो आयोजन है 22 अप्रैल को किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। कौन सा स्टेट या चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है? इसमें से कौन सा स्टेट या चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है? तो इसमें से क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो आपका जो इंग्लिश चैनल है यह आपको ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लिश चैनल। वहीं आप देख पा रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है किसको अलग करता है? बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है? तो बेरिंग सागर और आपकी चुकच्ची सागर, यानी कि आप देश की बात करें तो अलास्का वाला जो रीजन है ना, अलास्का का जो रीजन है, अलास्का और रूस को अलग करता है आपका बेरिंग जल संधि। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाक जल संधि किसको अलग करती है? पाक जल संधि आपको श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है आपकी पाक जल संधि। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको ना, बेरिंग स्टेट जो किसके मध्य है? अलास्का और रूस के मध्य है। तो इस प्रकार से 30 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट में लगातार चला रहा हूँ आपके लिए, उसका जो सेट नंबर 7 है वह कंप्लीट करा दिया गया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।